चलो पढ़े। चलो बेटा, कल हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था ये बताओ। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने आपको माइटोसिस पढ़ा दिया था, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे इसकी म्यूसिस। समझा तो दिया है हालांकि, लेकिन म्यूसिस में प्रोफेज फर्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कल मैंने आपको ये बताया था, मैंने कहा था म्यूसिस की अगर हम बात करें तो म्यूसिस दो टाइप से होता है। म्यूसिस फर्स्ट होता है, म्यूसिस क्या होता है, सेकंड। म्यूसिस फर्स्ट में सेल हैप्लॉइड हो जाती है, लेकिन डीएनए कंटेंट क्या रहता है, डबल। उसको आधा करने के लिए क्या होता है, म्यूसिस सेकंड। सही है, ये हम लोगों ने कल समझा था। इसके बाद मैंने सारे फेज लिखवाए थे आपको। जैसे मैंने कहा था प्रोफेज फर्स्ट होता है, मेटाफेज फर्स्ट होता है, एनाफेज फर्स्ट होता है, टीलोफेज फर्स्ट होता है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होता है। इसके बाद प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड और साइटोकाइनेसिस सेकंड। ये हमने कल पढ़ा था। आज मैं आपको थोड़ा सा वो चीजें बताऊंगा इस डिवीजन में जो लगभग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा था हमेशा म्यूसिस से होता है डिप्लॉइड से कौन सा बनता है, हैप्लॉइड। कौन सा बनता है, हैप्लॉइड बनता है। हैप्लॉइड हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे गैमीट चाहिए होते हैं, और गैमीट दो टाइप के होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अगर हैप्लॉइड सेल नहीं होगा तो इसका मतलब डिप्लॉइड गैमीट बनेगा ही नहीं, और डिप्लॉइड गैमीट नहीं बनेगा तो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमें सेल कैसे बनानी होती है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का सिंपल सा मतलब होता है जब क्रोमोसोम क्या हो जाए, आधे हो जाए। जैसे 46 क्रोमोसोम है तो कितने रह जाएंगे, 23, ठीक है। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। चलो हम लोग थोड़ा चीज समझते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, कल हम लोगों ने ये बताया था, मैंने आपको मैंने कहा था म्यूसिस म्यूसिस स्पेलिंग गलत हो रही है ना बात। म्यूसिस, ठीक है। म्यूसिस मैंने कहा था म्यूसिस दो टाइप का होता है, म्यूसिस फर्स्ट होता है, म्यूसिस सेकंड होता है। मैंने ये बताया था कल आपको। अच्छा ये बताओ लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल कौन सा होता है, कौन सा होता है, किसे बताया, कौन सा? प्रोफेज नहीं, प्रोफेज फर्स्ट। अगर आप लोग प्रोफेज बोल रहे हैं इसका मतलब हो सकता है आप म्यूसिस सेकंड की बात कर रहे हो सकता है आप लोग माइटोसिस की बात कर रहे हो। लेकिन जब प्रोफेज फर्स्ट बोलोगे तो इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, म्यूसिस फर्स्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे कि म्यूसिस डिवीजन जो होता है वो एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है माइटोसिस में और म्यूसिस में। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट पे आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सेल साइकिल में G1 S G2 होता है। G1 में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और G2 फेज में क्या होता है, फिर से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और प्रोफेज जो फर्स्ट होता है, आपको पता है, देखो अब हम दोनों कंपेयर करके चलेंगे। मैंने जब माइटोसिस बताया था आपको तो वहां बताया था प्रोफेज जो प्रोफेज होता है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम बनते हैं। यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट के लैक्टोटीन में क्यों ये काम होता है, यानी कि क्रोमोसोम बनते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है लैक्टोटीन, जाइगोटीन, इसके बाद पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अगर आपको पूरा याद ना हो तो हम लोग कुछ चीजें ध्यान रखना प्रोफेज फर्स्ट की। जैसे बेटा यहाँ पे म्यूसिस फर्स्ट जो होता है, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट में इसे लॉन्गेस्ट फेज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ 5 सब क्लासेस होती हैं, 5 सब डिवीजन होते हैं, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये आपको सीक्वेंस में याद है, ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। किसी बच्चे ऐसा तो नहीं कि सीक्वेंस में याद नहीं है उसे, सबको पता है। वैसे इसकी ट्रिक भी है, क्या ट्रिक है, ये भी मैंने बताया था आपको। लालू जू पर लालू यादव लालू जू पर दिखाई दिए। जू मतलब चिड़ियाघर में, ठीक है, लेकिन चिड़ियाघर में नहीं रहते हैं वो।
वो नेता आदमी है, घूमते रहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन से पेज में क्या हो रहा है। हम लोग एक लाइन याद रखना। पहला देखो, अगर मैं लेड प्रोटीन की बात करेगा तो हमेशा क्या होता है, क्रोमैटिन से क्या बनते हैं बेटा, क्रोमोसोम। एक ही बात ध्यान रखना, बस क्वेश्चन आएगा आप लोग पढ़ दोगे। ये जेड है, दो नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब पता है क्या, ध्यान रखना आप लोग। जेड का मतलब, जेड मतलब जाइगोटिन में जो क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, क्या होती है, पेयरिंग। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं, क्या रहते हैं, पेयरिंग। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे क्रोमोसोम की क्या होती है बेटा, और कौन से क्रोमोसोम करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन से करते हैं, होमोलोगस। जानते क्या होते हैं, जो पेयर में होते हैं वो होमोलोगस। सही है, सही है। पेयरिंग बोल सकते हैं, यहाँ पे पेयरिंग हो गई। इसके बाद पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। यानी कि यहाँ पे हमें दिखता है एक चीज जिसे बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। क्या दिखता है बेटा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। सही है, एक बात यहाँ ध्यान रखना। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ये कौन से होते हैं, नॉन सिस्टर। तो आप लोग बताओ बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्या करते हैं, तो मैं यहाँ ऐसे बोल सकता हूँ, और साथ में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है, आपको ये पता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सही है। यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। क्या बोलते हैं। इसके बाद अगर डिप्लोडिन की बात करूंगा मैं, तो यहाँ ध्यान रखना कि आज मेटा, क्या ध्यान रखना, और ये शेप कौन सा होता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना। और डाइकेनेस की बात करूं तो क्या हो जाते हैं, सेपरेट। यानी कि यहाँ पे डिससॉल्यूशन होने लगता है, जो पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्सिस ब्रेकडाउन होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ क्या हो, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। आप लोग चाहो, अब तुम तो नहीं चाह रहे हो, चलो देखो, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ये एक लाइन लिख लो वाली, यहीं से क्वेश्चन आएगा और कुछ चीज में ज्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। पेयरिंग को बेटा पता है आप लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं, देख रहा है सब सब, बस इतना लिख लो। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बड़े आराम से कर दोगे, लेकिन मैंने थोड़ा पास लिख दिया, आप थोड़ा दूर दूर लिखना, ठीक है। लिखो, पढ़ने आई कौन है, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोला तुम्हारी सिस्टर है, सिस्टर है, फ्रेंड है, कहाँ से आई हो, कहाँ से, मैनपुरी से। अच्छा, क्या अभी 12th हो गया, एग्जाम दिए, 10th में कितना परसेंटेज था आपको, हाँ 86। सही है, पढ़ाई करो मेरे से, ठीक है, अच्छे से। अभी कितनी में जाएगी तुम्हें, फिर भी कुछ तो पता होगा, कुछ नहीं बताया। आपने मेहनत कराया, अच्छा, मेहनत किया वगैरह भगवान के भरोसे हैं। भगवान के भरोसे उतना ही रहा करो तो इस काम चल जाए, समझ रहे हो, ज्यादा अपने ऊपर भरोसा रखाया करो। हर काम बेटा भगवान भरोसे नहीं होता है, समझ रहे हैं।
आप लोग पढ़ाई कर रहे हो सब लोग? और तुम लोग कहाँ गए थे? कॉलेज गए थे? हैं? क्या करने? टेस्ट बताओ। तुम्हारा पूरा साल असाइनमेंट चला जाता है, पूरी साल ही करते रहते हो, कहीं फाइल लेने, कहीं फाइल बनाने, कहीं फाइल चेक कराने, कहीं ये कहीं वो है। अरे कुछ नहीं देना होता, ऐसे ही चले जाया करो, कुछ नहीं कहते हैं। मैंने अपनी फाइल ट्रेन में बनाई थी। एक बच्चा बोला कि सर मिल जाएगी ये वो, मैंने कहा चलो बना देता हूँ, तो मैंने ट्रेन बनाई थी, 5 मिनट लिख लिए थे, उसका गया। अब वो बोले ये क्या है, तो मैंने ये फाइल है, उसका गया था, मैं क्या बताऊँगी, जो है वो है। लेकिन आप लोगों को शौक भी है बनाने का, ये भी तो है। लड़कियों को तो वैसे ही बहुत शौक होता है ड्राइंग बनाने का है। सही है, आपकी मेरी ख्याल बना देना, ठीक है आपको? आप लोग तो बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट हो। लेकिन वो चक्कर में पड़ जाएंगे, वो जानते हैं ना, उन्हें पता था कि ये फाइल में कुछ नहीं लेके आएंगे, उन्हें पता था ना कि मतलब आए यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है, तो वो जानते हैं, तो कहीं ना कहीं। लेकिन मैंने अगर इनसे इन लोगों से बनवा दी तो चक्कर पड़, तो ये कहेंगे किससे बनवाई है, ठीक है, फिर फाइल तुम लोगों से बनवाएंगे, तुम लोग सजाते हो ना उसमें। एक की मैंने फाइल देखी, उसमें वो भी लगे हुए थे, वो क्या बोलते हैं, अरे वो तो सबकी फाइल में होती है लड़कियों की, वो कुछ पता नहीं क्या प्लास्टिक का टाइप से था, ऐसे लगा हुआ, डिजाइन ऐसी थी जैसे वो हमेशा रहेगी फाइल कि, तो अगर यहाँ रखना तो अच्छी लगे थे रखते हुए, पता नहीं कितना टाइम बर्बाद किया होगा। सही कह रही। ये बात समझ गए आप लोग? बताओ वैसे आप लोग मेरे को आता ही है, ग्रुपेज बस समझ गए हम लोग? क्लियर हुआ? क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, जो आपसे पूछेगा वही। और ये सबका मतलब ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है बेटा? अच्छा, आप लोग क्रॉसिंग ओवर का समझते हो? देखो मैं समझा दूं थोड़ा सा। इसका मतलब ये होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं पेयर में, आपको पता है जब गैमीट बनते हैं तो एक पेयर का एक क्रोमोसोम आता है, एक स्पर्म के पास, एक पेयर का एक क्रोमोसोम एक स्पर्म के पास, मतलब एक 2 क्रोमोसोम से आधा सेट आता है एक के पास, आधा सेट एक के पास। ऐसा नहीं आता है कि 46 क्रोमोसोम है तो कोई से 23 आ गए, नहीं, 23 पेयर का एक एक, समझ गए, एक सेल के पास एक एक सेल के पास। अगर बेटा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, समझ गए? अब ये देखो पहले यहाँ समझो, मान लीजिए होमोलोगस क्रोमोसोम है, सही है, सेल के अंदर ऐसे कितने होंगे? 23 पेयर होंगे। कितने होंगे? 23 पेयर होंगे। अब जब गैमीट बनेगा तो एक तो आएगा इसके पास और एक आएगा इसके पास। ये बात समझे आप लोग? अब ये हैप्लॉइड सेल हो गई। अगर बेटा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर इनके बीच ना होता तो क्या इसके कैरेक्टर अलग होते और इसके कैरेक्टर लगभग डिफरेंस होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ ऐसे, इसका क्रोमेट इसके पास आता है, इसका क्रोमेट इसके पास, इसका क्रोमेट इसके पास, इससे कैरेक्टर मिक्स हो जाए, समझ गए? और ये होने इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉसिंग ओवर। किसको? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को। क्लियर? तो हम लोग प्रोफेज फर्स्ट की कहानी समझ गए। अब आते हैं मेटाफेज फर्स्ट में। देखो, अगर आपको म्यूसिस में, समझो बात को, अगर आपको म्यूसिस में प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज की कहानी समझ में आ गई तो आप लोग समझ जाओगे कि माइटोसिस में और म्यूसिस में क्या डिफरेंस होता है। देखो इधर देखो बेटा, यहाँ देखो आप लोग, अगर मैं बात करूं मेटाफेज, पहले कर रहा हूं मैं मेटाफेज, माइटोसिस की कर रहा हूं माइटोसिस, तो वहां पे अरेंजमेंट कैसे हुआ था? देखो ये सेल थी और ऐसे अरेंजमेंट हुआ था, ऐसे हुआ था,
बताओ, ऐसा हुआ था। और एनाफेज में आपको मैंने बताया था, एनाफेज में वहां पे क्या हुआ था, ये ऐसे ब्रेकडाउन हो गए थे। क्या ब्रेकडाउन हो गया था? ऐसे, यानी कि क्रोमैटिड से ब्रेकडाउन हुआ था। किससे हुआ था? सेंट्रोमियर से क्रोमैटिड सेपरेट हो गए थे। किसमें? माइटोसिस में। म्यूसिस में यही तो डिफरेंस होता है खाली, जिससे वो सेल बन जाती है हैप्लॉइड या कैसी रहती है? डिप्लॉइड। देखो वहां यहाँ क्या होता है, ध्यान समझ लेते हो। यहाँ मेटाफेज में ऐसा है, लेकिन बेटा जब हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करेंगे, म्यूसिस की बात करेंगे, तो वहां मेटाफेज फर्स्ट में पता है कैसे होगा? ऐसा होगा। ये ऐसे नहीं लगेंगे, ये लगेंगे ऐसे, मतलब ऐसे। पहला डिफरेंस समझ गए क्या होता है? अब आप लोग बताओ, क्या यहाँ सेंट्रोमियर से क्रोमैटिड ब्रेकडाउन होंगे? नहीं, यहाँ पे पूरा क्रोमोसोम ही सेपरेट हो जाएगा। अब देखो, अब आप लोग अगर समझदार हो थोड़े से, तो एनाफेज फर्स्ट में क्या कैसा होगा? यहाँ देखो, एनाफेज फर्स्ट में यहाँ पे ऐसे होगा, एक क्रोमोसोम पूरा इधर, पूरा क्रोमोसोम जा रहा है, देखो क्रोमैट आधा नहीं हुआ है, और एक इधर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये सेल डिवाइड कर दूं, यहाँ से तो सेल हैप्लॉइड नहीं हो गई, देखो, क्योंकि चार थे कितने रहे एक सेल में? दो ही तो बचे। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या अभी डीएनए कंटेंट डबल नहीं है क्या? लेकिन किसी सेल में डबल डीएनए कंटेंट नहीं रह सकता। इसी को तो हम आधा करने के लिए क्या करते हैं? म्यूसिस सेकंड। और म्यूसिस सेकंड कैसा होता है? एज लाइक माइटोसिस। और अब उसमें देखो सेल हैप्लॉइड हो गई, लेकिन डीएनए कंटेंट अब कितना है? डबल। यानी कि स्टार्टिंग सेल में बेटा हमेशा एक क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन ये बनते कब है? प्रोफेज में आके। तब जब तक एस पेज हो जाता है तो हमें हमेशा कैसे दिखते हैं? ऐसे। लेकिन ये वाला क्रोमोसोम में डीएनए कंटेंट क्या है? डबल। इसको याद करना है। अब देखो, ये बताओ मुझे, जीवन एस जीतू के बाद हमने वहां पे क्या किया था? हमने वहां पे ये किया था कि प्रोफेज हुआ, मेटाफेज वैसे लगाया और इसको जो ब्रेकडाउन कर दिया। अब देखो क्या होगा, सेल हैप्लॉइड तो हो गई, अब हमें खाली क्या करना है? इनको अरेंज करना है, और अरेंज करके ऐसे ब्रेकडाउन कर देना है, बस हो गया म्यूसिस सेकंड। समझ गए? और म्यूसिस सेकंड जो होगा तो फाइनली जो सेल बनेगा वो कैसा बनेगा? इस टाइप का। बस यही तो हमें चाहिए था। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये बताओ? फिर मैं एक बार समझा रहा हूँ आपको, ध्यान रखो। फिर समझा रहा हूँ एक बार, इसके बाद बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है? देखो सुनो, पहले आप लोग माइंड में फ्रेम बनाओ, किसका? माइटोसिस का। मैंने बताया था बेटा वहां पे ग्रुप मेटाफेज में डिफरेंस इसमें आता है, मेटाफेज में। प्रोफेज का डिफरेंस समझा दी। अभी जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो किसमें हुआ था? प्रोफेज फर्स्ट में, ये डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस मैंने बताया था, तो मेटाफेज होता है, ध्यान समझना, ये किसका बता रहा हूँ? माइटोसिस। वहां पे जो अरेंज होते हैं क्रोमोसोम वो कैसे होंगे? इस टाइप से, इस टाइप से होंगे अरेंज। ये बात समझे आप लोग? मेटाफेज में किसका है ये? माइटोसिस का। तभी तो यहाँ पे आप लोग बताओ, ये देखो, तभी तो सेंट्रोमियर से डिवाइड हो जाता है, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, जो डीएनए कंटेंट डबल हुआ था वो आधा आधा हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम तो उतनी रहेंगे ना। अब एक बार बताओ मुझे, अगर मैं क्रोमोसोम ऐसे बनाऊं, ये कितने हैं? 4। चाहे मैं ऐसे बना दूं, ये कितने? अभी तो 3 है। ये भी 4 है, ये भी 4 है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें डीएनए डबल है, इसमें क्या है? हमने एस पेज में क्यों किया था? डबल करते हैं, इसको आधा करना होता है। अब देखो, यहाँ देखो, ये डबल है, इसको मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा सेंट्रोमियर से, और आधा आधा दो साइड में चला जाएगा। मतलब अब समझो, आप समझ में आ रहा है आपको? एनाफेज में ऐसा हो जाएगा, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, देखो हो गया था। बताओ, एक काम लोग यहाँ हो गया था, हो गया। ये कौन सा है? एनाफेज। अब आप लोग सुनो, यहीं पे कहानी बिल्कुल म्यूसिस की क्या होता है बेटा। यहाँ देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ म्यूसिस में क्या होता है। मेटाफेज फर्स्ट है, सही है।
यहाँ अरेंजमेंट ही ऐसे नहीं होता है, अरेंजमेंट यहाँ पे होता है ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है बेटा, इस टाइप से। अब आप लोग बताओ क्या ब्रेकडाउन होगा सेंट्रोमेट का? नहीं होगा। यानी कि ये तो चले जाएंगे, ये तो आधे तो जाएंगे। अभी देखना एनाफेज में यहाँ पे कैसा होगा, देखो इंटर ऐसा होगा, ये पूरा क्रोमोसोम इधर, ये पूरा इधर, ये पूरा इधर, ये पूरा। अब आप लोग बताओ अगर मैं सेल डिवाइड कर दूं तो ये सेल हाइब्रिड नहीं होगी क्या? 4 से 2 रह गए, लेकिन अभी डीएनए कंटेंट क्या है, ज्यादा है, डबल है, तभी तो हम म्यूस सेकंड तक लाते हैं। और उसमें अब ऐसे मान लो ऐसा लग रहा है कि एस पेज किया हुआ है पहले से, लग रहा है, और इसी डायरेक्ट चल जाता है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज, और वो होता है बिल्कुल इसी तरह इसी तरह। अब दोनों में डिफरेंस सेंटेंस कैसे देगा, देखो यहाँ दे सकता है वो, यहाँ बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एनाफेज में और एनाफेज फर्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। वो अगर स्टेटमेंट दे रहा है कि सेंट्रोमियर से एनाफेज में, मतलब फेज नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि सेंट्रोमियर से क्रोमैटिड का सेपरेट होना। अब ऑप्शन में देगा कौन से फेज में होता है, तो आप बताओगे एनाफेज में। किसमें बताओगे? एनाफेज भी हो सकता है और एनाफेज सेकंड भी हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि एनाफेज सेकंड तो मेरे को माइटोसिस तरह होता है ना। दूसरा, हाँ ऑप्शन में एक ही देगा। दूसरा, अगर वो ये कहे कि सेंट्रोमियर से ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम सेपरेट, अगर वो क्या कहे, अगर वो कह रहा है क्रोमैटिड सेपरेट तो कौन सा होगा, एनाफेज। अगर वो कह रहा है क्रोमोसोम सेपरेट किसमें होते हैं, तो एनाफेज फर्स्ट। बस अगर आपको इतनी बात पता है तो आप कोई भी सेल सेकंड का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो। क्लियर हुआ? अब आपको एक बार म्यूजिक पढ़ लो, बकाया फिर चैप्टर लो, और इसमें कुछ नहीं है। पानी है, पानी ठंडा है, ठंडा है किसी के पास? उसके पास है, उससे लेकर आप लोग बर्फ, वो होता है बर्फ बिल्कुल कंप्लीट करके लाए और हल्के हल्के नॉर्मल वाला पानी भरते रहे पीते। आप लोग भी सोचते हो सर क्या क्या बातें ज़्यादा रहते हैं। एक बच्चा कोचिंग में आता है ना, तो वो पंडित है, पंडित मतलब पंडित जी है। तो क्या है पंडित जी का मतलब, तो यहाँ पे जो एक हनुमान मंदिर है, कौन सा ये पंचमुखी कौन सा, यहाँ पे वही को करता है पूरा मंगलवार को, और वैसे भी डेली करता है, कोचिंग में आता है पंडित जी। एक यहाँ पे हॉस्पिटल है, कौन सा है ये वाला मैपुरा, उसमें वो पूजा करता है दोनों टाइम, सुबह शाम। मंथली मतलब जाता है, मंथली 10,000 रुपये देते हैं साथ, खाली सुबह शाम पूजा करने के लिए। तो एक बार वो क्या हुआ, मुझे केले लेके आया, वो प्रसाद से डेली मिलता है। तो एक बार वो बैंक में रखलाया होगा ऐसी, मतलब उससे भूख लग रही होगी। अब मैं बैठा था, उसने 1 केला मुझे दिया। क्या बात है भाई, 100 केला, ये तो काम डेली जाए मजा जाए। अब क्या होगा, उस बेचारे को 6-7 मंथ हो गए पढ़ते हुए, अभी तक एक दिन ऐसा नहीं गया है वो 2 केले मेरे लिए लेके गया है। तो ये बच्चे ऐसा, मतलब एक क्या होता है बच्चों का, जो दिखा शो करते हैं और वो सही लगता है। तो पता क्या हुआ, सुनो, अभी तक वो नहीं खाता है, अब वो मेरे लिए लेके आता है, खाली आता है सर लीजिए, ठीक है भैया ये तो अच्छा है, मैंने से कहा मत लाया करो, नहीं सर अब आपको पसंद है तो लाना तो पड़ेगा ही। अब मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार अगर चला जाएगा यहाँ पे अभी तो केले कौन लाएगा। क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है ना, तुम ऐसा तो है नहीं कि 2 केले खाने जाओगे ठेले पे जाके कि 2 केले खा लो, तो नहीं कर सकते ना, तो वो चीज़ ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ, कहाँ इंडिया का स्टूडेंट है। चलो ये बताओ, ये कहानी समझ गए आप लोग अच्छे से? क्लियर हुआ? जल्दी से पढ़ लो बेटा, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है?
इसके बाद बेटा कौन सा चैप्टर देखना, फोटोसिंथेसिस। चलो अच्छा चैप्टर है। मैं ये फोटोसिंथेसिस मात्र 20 मिनट में खत्म कर दूंगा, आप लोग बस ध्यान सुनते रहना, ठीक है, आराम से। क्या क्या क्वेश्चन आएगा मुझे सब पता है। आप लोग बस और एक बात काम कर रहे हो आप लोग, मैंने कहता लगातार क्वेश्चन लगाते रहना। और क्वेश्चन दूसरी बात क्या है कि अपनी इंपॉर्टेंट चीज ढूंढो, चैप्टर में कहां हमारी कमजोरी है अभी, वो लगातार तैयार करते रहो। अब टाइम नहीं बचा है हम लोगों के पास। अब आप लोग ऐसे हंसी मजाक में 10 दिन निकल जाएंगे, 15 दिन, ठीक है, पता लगेगा हम लोगों को। और नीट का पेपर क्या होगा, हमारे सामने रखा होगा। और जिन लोगों को दोबारा पढ़ना है, जिनके दोस्तों को पढ़ना है, तो वहाँ रजिस्टर हमारे करवा कर रहना, ठीक है, आगे डॉक्यूमेंट जमा करते रहना। पढ़ लिया? तो ये बताओ, आपको सेल साइकिल से डिवीजन क्लियर हुआ बेटा? मैंने आपको सेल साइकिल के बारे में पढ़ाया था, इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मेसिस के बारे में और मेसिस सॉरी माइटोसिस के बारे में। अच्छा, आप लोग ये क्वेश्चन तो कर दोगे? मैंने दे चुका हूँ कैसे क्वेश्चन, लेकिन एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आपने कॉपी करना, चीटिंग मत करना, ठीक है? तो वो तो करना ही करना है वो। चीटिंग का मतलब पता है क्या होता है? आप लोग अपने आप से दूसरे को ज़्यादा होशियार समझ रहे हो। चीटिंग मत किया करो, अपने आप को ही समझा करो जो करना है सही करना है, गलत या सही, ठीक है? ये देखो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर कोई सेल है, क्या है बेटा? सेल है, सही है? उसके पास क्रोमोसोम जो है वो हैं 22 पेयर। कितने हैं? अब ये तो सब बच्चों को पता होगा, अगर 22 पेयर है इसका मतलब डिप्लॉइड सेल होगी, पता है सब बच्चों को? ठीक है, यानी कि 22 पेयर क्रोमोसोम है और डीएनए कंटेंट कितना है? 2C है, सही है? मुझे हर स्टेज की कहानी बताओ, जीवन में क्या होगा, कितने रहेंगे ये दोनों चीजें, S में कितना रहेगा और G2 में कितना रहेगा, और बेटा इसके बाद माइटोसिस में कितना रहेगा, मतलब लास्ट में M फेज में कितना रहेगा। अगर आपने कर दिया तो मैं मान लूंगा आपका समझ में आ गया। यहाँ देखो क्रोमोसोम नंबर, और इधर देखो डीएनए कंटेंट, कॉन्टैक्ट नहीं कंटेंट, ठीक है? बताओ, अगर मुझे पहले आप लोग में अपना करके देख लो आराम से, फिर मैं पूछ रहा हूँ आपको, ठीक है? आप बताओ, कॉपी पे करो आराम से, कॉपी पे बताओ, ऐसे कर दोगे? आपको जीवन की कहानी बतानी है, एस की बतानी है, कितनी बनानी चाहिए होगी? ये इसके बराबर नहीं है, ऊपर है, समझ गए? ये नीचे आएगा थोड़ा सा, ठीक है?
करो, तुम कॉपी लिखनी है? कुछ नहीं लिखा है, ऐसे घूमने लिखा लिया। अरे तो माने लगो रजिस्ट्रेशन क्या वो तो वही होता रहता है, ठीक है कोई बात नहीं। कर लिया? इतना टाइम बना रखा है इसमें। चलो मैं पूछ रहा हूँ, फिर से पूछो, पहले बताओगी। अच्छा लिखना है भाई, अरे एक सेकंड का है, क्या लिखना है भाई? चलो तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हिमांशी। बताओ, ये बताओ खाली जीवन पेज में क्या आएगा? बाईस पेयर है, खाली 22 तो उसी तो इसी एक ही पूछा। चलो अस्मिता बताओ, इसमें सही होता है? क्या होता है बताओ? जीवन में सही है वो? सही है। चलो तुम बताओ, एस पेज में क्या आएगा? बाईस पेयर। चलो तुम बताओ रश्मि, एस पेज में क्या होगा? ये मिनट पूछ जाएगा, सही कहना है? तो वहाँ पे देख लूंगा, यही किया है ना मैंने, तो सही है। अच्छा ही बताओ, तुम बताओ G2 में क्या होगा? हाँ चलो तुम बताना, इसी का दिया यही रहेगा 22 पेयर और 4C। सब बच्चों को पता है इसका मतलब? एम पेज में क्या हो जाएगा बेटा? फिर से 2C और 22 पेयर। अगर माइटोसिस और म्यूसिस है तो खाली 22 रह जाएंगे और क्रोमोसोम के साथ वो कंटेंट उसी रहेगा। समझ गए बात? तो अगर ये समझ गए, इसका मतलब ये है कि आपका सेल साइकिल सिंथेसिस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट सेल की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोटोसिंथेसिस पर आते हैं। फोटोसिंथेसिस, अब थोड़ी देर मेरी बात सुनो, फिर इसके बाद आप लोग काम करना, ठीक है? चैट में काम करना। सुनो आप लोग कहानी। सबसे पहले बताओ, फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, यानी कि इन्हें बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफी। ऑटोट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि फूड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो किसके द्वारा करते हैं? फोटोसिंथेसिस द्वारा। प्लांट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, और उसके द्वारा वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये बात पता है हम लोगों को? ठीक है। अब मेन है कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, तो आप लोग पूरी पहले तो मैं कहानी चल रहा हूँ एक बार, ठीक है? फिर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो कुछ साइंटिस्ट आए थे, सुन लो। कुछ साइंटिस्ट आए थे, कुछ ने कहा था कि प्लांट मिट्टी से खाना लेते हैं, कुछ ने कहा था पानी की जरूरत पड़ती है, कुछ ने कहा था कि पानी नहीं सनलाइट भी होनी चाहिए, कुछ ने कहा कि सनलाइट नहीं, ये तो हो साथ में क्या हो, ग्रीन भी होना चाहिए प्लांट, यानी क्लोरोफिल होना चाहिए। ये सब अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया, सही है? और फाइनली जो हमें पता लगा कि प्लांट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, और जिसमें प्लांट को काफ़ी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और उसमें कैसे होता है मैं पूरी एक पहले कहानी कर दे रहा हूँ पूरी तरीके से, फिर आप लोग एक करके थोड़ी बात कर लेंगे, ठीक है? सब टॉपिक पे, और फिर मैं यही बताऊंगा कि लगभग आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा बेटा आपको पता होना चाहिए, क्लोरोफिल एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि रिएक्शन सेंटर उसी के पास होता है, और क्लोरोफिल एक का कितना मॉलिक्यूल होगा? एक। कितना होगा? एक। इसके बाद आप लोग बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ PAR का मतलब जानते हो क्या होता है? PAR बताओ, इसका मतलब क्या होता है? PAR
तो मेरे को और दिख रहा है क्या? ये पी ए आर है, ठीक है? वो देखो असली से कुछ और दिख रहा है, ये पी ए आर है खाली। यहाँ देखो इसका मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो बोलो मतलब जितना भी सनलाइट आ रहा है सन से, क्या सारा का सारा प्लांट यूज करते हैं? नहीं। मैं ऐसे बोलूंगा उनके अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जिस रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करते हैं उस रेडिएशन को बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। जो मैंने बताया था आपको कितना होता है? 400 से लेके 700 nm की लाइट को क्या करते हैं? प्लांट्स, या मैं बोलूंगा पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल होते हैं और सारे पिगमेंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। पता है आपको कितनी बात? ठीक है। दूसरा बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा पीएस फर्स्ट और एक सुना होगा पीएस सेकंड। पीएस का मतलब होता है फोटो सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं पिगमेंट्स, और वो क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड का आप लोग ध्यान क्या रखना है? पीएस फर्स्ट जो होता है वो 700 nm तक की लाइट को ऑब्जर्व करता है, और पीएस सेकंड कितनी करता है? 680 nm तक की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये आप लोग पता है? अगर आपको ये पता है तो आपको यही पता होगा कि कौन से लाइट में ज्यादा क्या होता है? फोटोन होता है। तो मैंने कहा था रेड और ब्लू। ग्रीन लाइट में क्या होता है? सबसे कम होता है। ये सब बातें आपको बेसिक पता है? पता है सब लोगों को? ठीक है। अब मैं सीधे आ रहा हूँ आपको किस पे? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आपको पता है दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, हम थोड़ी बात कर ले रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो ये हटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है कुछ? ठीक है। यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले आपको बताया होता है प्लांट के अंदर क्या होता है? लाइट रिएक्शन। क्या होता है? देखो लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और उस लाइट को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? केमिकल एनर्जी। किसमें? केमिकल एनर्जी। दूसरा बात सुनो, यहाँ पे देखो यहाँ पे सनलाइट होनी चाहिए, सही है। दूसरा यहाँ पे क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल ए, यानी कि पिगमेंट होनी चाहिए। इतनी चीजें हैं तो प्लांट लाइट रिएक्शन कर लेगा। अभी डार्क रिएक्शन नहीं करेगा, खाली क्या करेगा? लाइट रिएक्शन। ये वही हिसाब है कि लाइट रिएक्शन करने के लिए प्लांट को लाइट चाहिए, और डार्क रिएक्शन करने के लिए प्लांट को लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए। जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगा तब तक प्लांट में डार्क रिएक्शन नहीं होगा। अगर धूप नहीं निकली तो ऐसा नहीं, अब आप लोगों को सुना कि डार्क रिएक्शन का मतलब अंधेरे में होगी वो रिएक्शन डार्क रिएक्शन होती है, तब तो ऐसे ही रहा है। डार्क मतलब डार्क का मतलब ये होता है, लेकिन आप लोग ऐसे बोलोगे कि डार्क रिएक्शन वो होती है जो लाइट डिपेंडेंट होती है, मत सॉरी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग पता है लाइट रिएक्शन में जो ये सब चीजें यूज होती है, तो यहाँ पे खाली हमें मिलता क्या है? ऑक्सीजन। क्या मिलता है? जो हमें मिलता है हमारे लिए, यानी कि एटमॉस्फेयर से हमें आता है। और दूसरा बेटा आपको बताऊं तो इससे बनते क्या है? एटीपी और NADPH। यही तो एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसका प्लांट यूज करेगा किसमें? डार्क रिएक्शन में। एक बात और बता दूंगा आपको, आपकी नींद में ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक मुझे लग रहा है जो वो ऐसे पूछेगा कि बताओ हमें बताओ लाइट रिएक्शन में या फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में, ऐसे बोलेगा फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में किस किस कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। बच्चे बहुत जल्दी लगाएंगे लाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट, सॉरी हाँ लाइट, वाटर और CO2 जल्दी रहेंगे। और लेकिन बेटा ये ध्यान रखना CO2 लाइट रिएक्शन नहीं बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? डार्क रिएक्शन। ऐसे नीट वाले पता क्या करते हैं? आपका मेंटली दिखते हैं कि आप लोग कितना डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन में, आप लोग हर बात समझ पा रहे हैं। और मैं गारंटी से कर रहा हूँ टेस्ट में दूंगा एक क्वेश्चन ऐसा, तो सही बच्चे लगभग आगे लगाएंगे। लेकिन वो ध्यान भूल जाते हैं कि लाइट में CO2 जरूरत नहीं पड़ती है। CO2 जरूरत किसको पड़ती है? डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गए? अब देखो इससे ATP NADPH2 प्लांट क्या करता है? यूज करता है, और यूज करके क्या करता है बेटा? डार्क रिएक्शन।
समझ गए आप लोग। और डार्क रिएक्शन में प्लांट को क्या चाहिए, CO2 यूज करता है, और जो बनाता है वो क्या बनाता है, और स्टार्च की फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। ये कहानी होती है थोड़ी सी लाइट रिएक्शन की और डार्क रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, तो आप लोग बोलोगे थैलेकॉइड या ग्रेनम, और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा। कहाँ होती है, दूसरा सुनो, जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन ये प्लांट में 3 टाइप से होती है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल। मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3 टाइप से होती है। C3 साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल, क्या बोलते हैं, तो C3 साइकिल, इसके बाद C4 साइकिल, और इसके बाद कैम साइकिल। इसके द्वारा, तीनों के द्वारा ग्लूकोज बनता है। वो डिपेंड करता है कि प्लांट कहाँ पे रहता है, कौन से हैबिटेट में रहता है। अब मुझे यहाँ पे एक बात और सुनो, ये लाइट रिएक्शन भी 2 टाइप से होती है, होती है साइक्लिक, कौन सी होती है बेटा, और एक होती है नॉन साइक्लिक, सही है, जिसे हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा ऑक्सीजन, ये वाली कहाँ जाती है बेटा, एटमॉस्फेयर में। कहाँ जाती है, क्लियर हुआ। अगर जिस बच्चे का लिखा हुआ ना हो, एक कथान लिख लो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखो से बच्चे पढ़ाई कर रहा है मेहनत से, कर रहा है, थोड़ी बहुत पढ़ाई है, नहीं कर रहा, खाली ऐसे ही बस। देख लिया, बोलो मत। पढ़ लिया, वो सॉरी पढ़ लिया, लिख लिया, चलो
अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ देखो बेटा सभी लोग, मैंने पहली बात कही थी, मैंने कहा था आप लोग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस याद कर लेना, बस क्वेश्चन गलत नहीं होगा नीट में। दूसरा आप लोग C3 और C4 साइकिल में डिफरेंस याद कर लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं पूरा, फिर आप लोग पढ़ते रहना आराम, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखो, एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ इसकी साइक्लिक की और एक तरफ इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा ये पता है इसको साइक्लिक क्यों बोलते हैं? साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन जानते क्या होता है? इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। कहाँ पे जाएगा ये? हाँ सही है। ये बताओ साइक्लिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बेटा इसका इलेक्ट्रॉन साइकिल फिर से वहीं आ जाता है, मतलब पीएस फर्स्ट से जाता है और पीएस फर्स्ट के पास आ जाता है। और नॉन साइक्लिक में ऐसा उसको कौन देता है? वाटर, तभी तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, समझ गए? तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक। दूसरा सुनो, फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़ना, वो क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन। और लाइट की प्रेजेंस हो रहा है इसलिए बोलते हैं फोटो, इसीलिए है फोटो फॉस्फोराइलेशन। अगर ना पता हो करो तो ऐसे लिख लो, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनता है? एटीपी। लेकिन किसकी प्रेजेंस में बनता है? सनलाइट की। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो समझ गए? देखो देखो पहले का तो उसने वहाँ क्यों आई थी? कोचिंग क्यों आई थी? अच्छा मैं को पता नहीं, एकदम बोली नमस्ते सर, मैंने कहा बच्चा जानता लग रहा है छोटा सा, मैंने कहा नहीं कोचिंग का है। ये नमस्ते भी करती है, लगता है डांट रही है। कुछ ऐसा होता है बच्चे की आवाज में तेज होती है ना, जैसे लगता नहीं लगता है? जैसे एक होता है स्लो मोशन में प्यार से बोलना, एक होता है नमस्ते सर। और वो ऐसे मतलब एक थोड़ा सा अलग से होती है ना कि मतलब मैं पहचान लेता हूँ नाम, आवाज से ही जान लूंगा इसको। अगर पीछे से बोलेंगे उस तरह मैं जान लूंगा बता है। सही है, होना चाहिए। अच्छा भाई ये लिख लिया, चलो अगले बढ़ते हैं। मिटा दूंगा, मिटा दूं? बेटा यहाँ पे देखो, अब हम लोग बात करते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या क्या डिफरेंस है। मैं सारे लिख दे रहा हूँ एक बार में और आप लोग बस वही याद कर लेना, बात करना। पहला बोलो मत, यहाँ ओनली पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या? हाँ ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है साइक्लिक मेथड में। किसमें होता है? साइक्लिक मेथड में। और यहाँ पे कैसा होता है बेटा? जेड स्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड स्की। दूसरा सुनो, दूसरा मैंने क्या बताया था आप लोगों को? यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है? बताओ कौन होता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। भूल गए? फेरिडोक्सिन। कौन होता है? और वहां पे कौन होता है? प्लास्टोक्वेट या फिर थियोफाइटिन। याद करनी है बहुत अच्छी।
सही है। दूसरा तीसरा सुनो, यहाँ वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, नॉट वाटर स्प्लिटिंग, और यहाँ पे होती है, समझ गए। और देखो बेटा जब यहाँ वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी तो यहाँ ऑक्सीजन लिबरेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे नो ऑक्सीजन लिबरेशन, और यहाँ पे होता है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होती है, समझ गए। और तो चल दो, हाँ यहाँ पे ओनली एटीपी और वहां पे एटीपी एंड एनएडीपीएच दोनों, समझ गए। इतने डिफरेंस है, अगर आपको याद है तो आपको क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कल को आप लोग ना लिखा देखो कैसे आता है। ज्यादा बढ़िया ना है तो सैमसंग। करने लगी बातें हैं। अब मैं सुनूं आप लोगों से। कब याद करो, सुन रहा हूँ। ये क्या सब याद करो, पूरी बायोलॉजी याद करो। पेपर है थोड़े दिन बाद, तुम्हारा नहीं होगा पड़ा हुआ है तो खाली उसका नहीं है, रश्मि का है और सबका है यहाँ पे। रश्मि का और आरू का हमारा क्या हुआ? वीकनेस ज्यादा हो गई थी इसलिए पहुंच गया।
उसको वीकेंड के फॉर्म नहीं डाला है। मुझे दिखा जैसे तुम हो गया तो पहले फॉर्म डाला था वही ना दिन दूर एक बार मुझे लगा बीटीएस के लिए फॉर्म भी डाला, ये कौन सा एक बार लेकर बच्ची है? चलो बेटा अगले देखते हैं। ए इधर देखो, साइक्लिक हो गया, कौन सा हो गया? नॉन साइक्लिक। दूसरा आप लोगों को अपने यहाँ रखना है C3 और C4। इस सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, सबसे पहले कुछ बातें देखो। अगर मैं C3 और C4 की बात करूं तो प्लांट भी होते हैं, C3 प्लांट और C4 प्लांट। दूसरा अगर हम बात करें तो आपको ये बताना चाहिए, एक होते हैं C3 प्लांट, बीच बात ये बताओ C4 और C3 प्लांट में डिफरेंस क्या होते हैं, बताओ। C3 प्लांट और C3 साइकिल लिख रहा हूं मैं, और C4 साइकिल। देखो मैं कुछ मेजर डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, सही, जो आपको बताना चाहिए। जैसे पहला C3 साइकिल जिस प्लांट में होती है उसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, पता है आपको। C4 होता है उसमें फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है जो प्लांट के लिए बिल्कुल बेकार होती है, ठीक है, पहला। दूसरा C3 साइकिल जो होती है वो ओनली मेसोफिल सेल में होती है। C4 साइकिल में दो सेल होते हैं, मेसोफिल और बंडल सिक्स सेल। C3 साइकिल में वैसे तो बहुत ही डिफरेंस है, लेकिन फिर बता रहे हैं। C4 साइकिल में क्रैंज एनाटॉमी होती है, C3 में नहीं होती है। क्रैंज एनाटॉमी का मतलब वही अरेंजमेंट मेसोफिल और बंडल सिक्स सेल का, ठीक है। दूसरा आप लोग बताओ C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां 3 कार्बन कंपाउंड बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और C4 साइकिल बनता है 4 कार्बन कंपाउंड जिसे बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। पता है आप लोगों को इतना? ये बताओ डीकार्बोक्सिलेशन C3 साइकिल में कितनी बार होता है? एक बार। और C4 साइकिल में कितनी बार होता है? 2 बार। तो ये सब सारे आपको डिफरेंस कौन सी C3 साइकिल में कितने डिफरेंस होते हैं बताओ? हाँ 18 और NADPH 12 और C4 प्लांट में 30 ATP और 12 NADPH, ठीक है। C4 साइकिल में C3 और C4 दोनों साइकिल होती हैं, क्योंकि ग्लूकोज और फॉस्फेट तो C3 साइकिल से होगा। ये सब आपको पता है? बताओ पता है? तो आपको एक बार जल्दी C3 C4 में डिफरेंस देख लो। मैं देखूं क्या देखोगे भाई? बहुत सारे डिफरेंस हैं। हालांकि मैंने टेबल एक बनवाई थी आपसे, है ना आपको? चलो वो दिखा दे रहा है आपको, कहाँ मिलेगी वो बताना जरा। ये मैं देखता हूँ, मैं ही चलाता हूँ गूगल से। ये हमने देखा था लीच, क्या देखा था? लीच थेरेपी देख लिया, करवानी है आपको बता देना, ठीक है। लीच थेरेपी करवानी है आपको? अरे लीच थेरेपी तब होती है जब मतलब क्या करना है, थोड़ा सा पता नहीं बता पाए। यहाँ देखो हम लोग देखते हैं अपना C3 और C4। दिख जाएगा आपको? अरे तो मुझे नहीं दिख रहा, तुम्हें क्या दिखेगा? हाँ ये तो मैं देख रहा था, थोड़ा अच्छा लगता है। ये सब कोई नहीं रहा भाई, अब होगा ना?
यहाँ देखो बेटा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है? थोड़ा बहुत दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा वैसा दिखेगा लेकिन दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे ये डिफरेंस अगर आपको पता है तो आपका नीट का क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ये क्या क्या लिखा हुआ है, आपको किताब निकालो, किताब है निकालो। टेबल वैसे मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बताओ, अगर हम C3 प्लांट में बात करें तो जो कैल्विन साइकिल होती है वो कहाँ पे होती है? मीडियोफिल सेल में। कहाँ होती है? और C4 में कहाँ होती है? बंडल सी सेल में। अगर आपको डिफरेंस अपने हाथ से लिखना है तो एक कॉपी निकाल लो और जल्दी से लिख लो, जिससे आप लोगों को याद करने में आसान हो जाएगा। निकाल लो, फिर चैप्टर खत्म है, इसमें क्या है, बस एक कॉपी निकालो बेटा, और मैं एक करके आपको एक अपने हाथ से लिख लो एक बार, ठीक है। लिखो, सबसे पहले लिखो, एक तरफ लिख लो कैरेक्टर, एक तरफ C3 और एक तरफ C4। एक तरफ लिखो कैरेक्टर, बीच में लिखो C3 और एक तरफ लिखो C4। मुझे शौक नहीं आपसे लिखवाने का, मैथ करवाने का, लेकिन कर लिया करो थोड़ा बहुत। हाथ चलाते रहते क्या होगा ये अपने आप से? दिख रहा है? थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है? नोट कर लो इसे। ये गया कहाँ होगा? ओपन ओपन। अब तो और गंदा आया है। इससे बढ़िया सुना ये मैं बोल दे रहा हूँ आपको, लिखते रहना, ठीक है, आराम से। उससे तो अच्छा नहीं पे बेटा। सबसे पहले लिखो कैरेक्टर में, लिखो कैल्विन साइकिल टेक प्लेस। मतलब कैल्विन साइकिल कहाँ पे होता है? कैल्विन साइकिल टेक प्लेस। हेलो, हाँ क्या लिखा? कैल्विन साइकिल टेक प्लेस है क्या? तो C3 साइकिल में कहाँ होता है बेटा? मीडियोफिल सेल में। तो लिखो मीडियोफिल सेल, और C4 में लिखो बंडल सी सेल। मीडियोफिल और बंडल सी सेल, समझ गए? तो C3 में कहाँ होता है बताओ? और C4 में? ये तुम्हें डिफरेंस बेटा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ध्यान रखना। दूसरा देखो, कैरेक्टर दूसरा देखो, इनिशियल कार्बोक्सिलेशन। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है स्टार्ट कहाँ से होता है, समझ गए? कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो लिखो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन। कैरेक्टर में लिखना है C3 में लिखो मीजोफिल और C4 में भी लिखो मीजोफिल। दोनों में क्या लिखो? मीजोफिल। यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, एक बल्कि मेरे साथ दो आएंगे, एक नहीं दो। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन दोनों लिखते हैं मीजोफिल। ये मैंने चीज बोली कि आप लोगों ने स्पेलिंग देखते रहो थोड़ा बहुत, तो आप लोग तो गधे हो ना, क्यों लगे स्पेलिंग गलत कर दोगे। दूसरा देखो, अब तो और नहीं दिख रहा है, यूज कर रहा हूँ, देख रहा है? इसके बाद लिखो बेटा लिखो CO2 फिक्सेशन। ऐसे लिखो CO2 फिक्सेशन। मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है? CO2 फिक्सेशन। C3 बताओ कहाँ होता है? उसके पास सेल ही एक ही होती है, तो मीजोफिल सेल, तो लिखो मीजोफिल। और C4 में लिखो। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, क्या C4 साइकिल में दो बार फिक्सेशन नहीं होता है? बताओ, CO2 फिक्सेशन दो बार नहीं होता है C4 में?
एक बार होता है जब बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और एक बार जब कैल्विन साइकिल उसमें आता है तो दोबारा से डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर से बनता है क्या, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और वहां का बना था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। दो बार नहीं हुआ। तो यहाँ देखो दोनों सेल होता है, बंडल सी सेल और मीजोफिल सेल। ठीक है, अगले देखो, अब देखो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C3 कौन होता है? RUPP C3 में है नहीं, रुबिस्को तो एंजाइम होता है, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में RUPP करता है CO2 को एक्सेप्ट, समझ गए? तो देखो RUPP उधर देखो PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, आप लोग बताओ, हाँ ये बताओ मुझे, ये जो CO2 एक्सेप्टर एक्सेप्ट करते हैं ये कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं? तो बेटा आप लोग अलग से मत लिखना, RUPP के ब्रैकेट लिख लो 5 कार्बन और उधर लिख लो 3 कार्बन, तभी तो वहां बनता है 4 कार्बन और यहाँ बनते हैं 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल 3 के, ठीक है। यहाँ लिखो 5 कार्बन ही होता है RUPP, PP कितना होता है? 3 कार्बन, सही है, उसी ब्रैकेट में लिख लो। इसके बाद लिखो आप नेक्स्ट कैरेक्टर लिखो प्राइमरी CO2, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। तो आपको पता है क्या क्या बनता है? C3 क्या बनता है? क्या बनता है? और बताइए, PG का नाम क्या होता है? और उसमें क्या बनता है C4 में? हाँ सही है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है, ठीक। लिख लिया? चलो अगले देखो। अच्छा ये बताओ PG कितने कार्बन होता है? 3 कार्बन, OE कितने कार्बन होता है? 4 कार्बन, ठीक है। देखो 3 कार्बन और 4 कार्बन। बेटा ये बताओ रुबिस्को दोनों के पास होता है, C3 में भी होता है और C4 में भी। तो यहाँ देखो होता नहीं है रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंस में होती सीधी जाके, यही तो करवाता है फोटो रेस्पिरेशन, ध्यान नहीं है क्या रुबिस्को? अरे वो तो C4 में करवाता है, मैं C3 की बात कर रहा हूँ। होगा तो दोनों के पास, मतलब दोनों साइकिल में नहीं बोल रहा हूँ, दोनों साइकिल में होता है इन्वॉल्व। C4 में भी जब द्वारा होता है CO2 फिक्सेशन तो C3 नहीं चलता है क्या? और C3 चलेगा तो रुबिस्को होगा, वहां होगा बंडल सी सेल में, यहाँ कहाँ होगा? मीजोफिल सेल में, सही है। तो ऐसे लिखो आप लोग, नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया तो सही है। ये देखो आप लोग ऐसे लिख लो रुबिस्को प्रेजेंट है, देखना नेक्स्ट कैरेक्टर रुबिस्को प्रेजेंट है। C3 में लिखो क्या? मीजोफिल, और वहां लिखो बंडल सी सेल C4। बेटा एक बात मुझे बताओ, C3 और C4 प्लांट में कौन से प्लांट ऐसे होते हैं जो हाई लाइट पे सर्वाइव कर जाएंगे? बताओ, हाई सनलाइट में सर्वाइव कर जाएंगे तो कौन से प्लांट होंगे? C3 और C4 एक्सट्रीम कंडीशन में रह लेते हैं और C3 नहीं रह पाते हैं।
तो यहाँ पे देखो ये लिखा है अगर CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन में तो C3 में तो होगा लो और C4 में कैसा होगा हाई। तो लिख लो ऐसा करके लिखो CO2 फिक्सेशन अंडर हाई लाइट कंडीशन, अंडर हाई लाइट कंडीशन। तो C3 में लिखो लो और C4 में लिखो हाई। देख लिया? अगले लिखो बेटा, आप ज्यादा मत लिखो, ये बहुत हो गए। आप लिखो लिखो एक लिख लो। फोटो रेस्पिरेशन होता है किसमें? C3 में, C4 में नहीं होता। इतना लिखो वाली फोटो रेस्पिरेशन C3 में लिखो यस और C4 में लिखो नो। अच्छा, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? C3 का होता है 20 से 25 और C4 का होता है 30 से 40। चलो कोई बात नहीं। अरे जो लिखना है आपको लिख लो। इसके बाद एक और लिख लो टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो C3 का कितना लिखो 20 से 25 और C4 कितना लिखो 30 से 40। हो गया? लॉ ऑफ मिनिमम बताया हम लोगों को। लॉ ऑफ मिनिमम पता है? जो दिया था ब्लैकमैन ने। किसने दिया था? ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट थे, काले नहीं थे बेटा, उनका नाम ब्लैकमैन था। मैंने उनका फोटो देखा था, बहुत गोरे, ठीक है। लेकिन उनका नाम क्या था? ब्लैकमैन, ठीक है। हाँ, जिसने लॉ ऑफ लिमिटिंग किया था। अब आपको जल्दी से रिवाइज करो, मैं बहुत बोल नहीं होता है। नहीं जल्दी पढ़ो, तो इसके बाद बताते हैं आपको कीमोस्मोटिक, ठीक है। मेन भी पढ़ो, मेन ऐसे एनुअल पढ़ना है, तो थोड़ा सा लगेगा।
अबे दिनाय सारा दिन में तो नहीं लगती क्या? मुझे भी लगती है। हाथ पासिंग दिन में हैं? हाथ पासिंग दिन में होती है ना। आप सो लिया करो यहाँ 10 मिनट। यहाँ तो आगे 10 मिनट में क्या होता है? 10 मिनट सोना होता है दिन में, और क्या 2 घंटे होता है। 1 घंटा तो 10 मिनट। उसे बोलते हैं क्विक रेस्ट, जिससे आपको बॉडी को एक आराम मिल जाए थोड़ा सा। 10 मिनट आंखें बंद करके सो जाएगा। 10 मिनट तो आगे होने लेकिन वो 10 मिनट ऐसा नहीं कि आप लोग आराम से गद्दे पे बेड पे लेट के आराम कर रहे हो। क्विक रेस्ट होता है जैसे मैं मान लीजिए बैठ के आप लोग ऐसे अभी बैठ के कर लोगे आराम से, आंखें बंद करिए और बस थोड़ी देर के लिए। 10 मिनट वरना तो आप लोग रोज 5 मिनट में। फिर 1 घंटा ये 5 बजे आप लोग ये रील्स में सही है। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, वो समझ लेते हैं थोड़ा सा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बेटा इनको बताओ मुझे, देखो कीमोऑस्मोटिक क्या है, ईटीएस क्या है, दोनों लगभग सेम ही है। ईटीएस कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कीमोऑस्मोटिक कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? यहाँ पे कीमोऑस्मोटिक का मतलब ये है सिंपल सा कि जब हाइड्रोजन F1 F0 पार्टिकल से बाहर जाते हैं तो एडीपी से क्या बनता है? एटीपी। क्या बनता है? एटीपी। एटीपी ऐसे नहीं बनता। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी का मतलब होता है ट्राइफॉस्फेट। मतलब एक फॉस्फेट क्या होता है? ऐड होता है। और वो तब होता है ऐड एक फॉस्फेट जब हाइड्रोजन क्या होते हैं? पास आउट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है क्या? अब ये होता कहाँ है? ध्यान सुनो, ये होता है थाइलेक्वाइड। और थाइलेक्वाइड कैसे स्ट्रक्चर होता है? ये थाइलेक्वाइड है, सही है? इतना बड़ा दिखा रहा हूँ, सिक्के जैसे होते नहीं है? इन सिक्के के ढेर क्या बोलते हैं? गिरेना। क्या बोलते हैं? गिरेना। अब ये एक है, आपको पता है यहीं पे होता है पीएस फर्स्ट, यहीं पे होता है पीएस। ये जो अभी बता रहा था मैं, लाइट होती है, यही तो होती है। अरे आप लोग समझ आ रहा है? यही तो होती है लाइट रिएक्शन, ये समझ गए? और हमें ये क्या है? ल्यूमेन है। क्या है? और ये क्या होगा बताओ? स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा हूँ बताओ। आप लोग पहुंचे नहीं वहां पे? क्लोरोप्लास्ट करके पहुंच गए तो ठीक है। ये स्ट्रोमा है और ये क्या है? ल्यूमेन है। अब होता क्या है बेटा, यहाँ पे लगे होते हैं F1 F0 पार्टिकल। मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तरफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा करनी पड़ेगी और एक तरफ कम। यानी इस साइड होनी चाहिए लो और इधर क्या होना चाहिए? हाई। तभी तो गधो यहाँ से अंदर से बाहर आएंगे और ये अंदर से बाहर आएंगे तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये होता कैसे है? ध्यान सुनना, पहला तो अंदर तब जब बढ़ते हैं जब H2O आपको पता होगा ब्रेक डाउन होता है लाइट रिएक्शन में, तो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, वो बढ़ाते हैं। दूसरा जब NADPH बनता है यहाँ पे आउटर साइड में, तो वहाँ H+ को लेता है, तो इसका मतलब क्या होंगे? यहाँ पे कम होंगे। क्या होंगे? यानी बाहर कम हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है? ज्यादा। और तीसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो क्या होता है? ये अपने आप से बाहर से कहाँ आते हैं? अंदर की तरफ। तो 3 प्रोसेस ध्यान देंगे आप लोगों को। तो यही होता है बस, एक तरफ ज्यादा हो गया, एक तरफ कम हो गया। हाई से हाई टू लो जाएंगे तो एडीपी से क्या बनेगा? एटीपी। और इसी को बोलते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। पढ़ लो एक बार किताब में, ठीक है? पढ़ो जल्दी।
कितना बचा है अभी? चल रहा है कोई आएगा रिवीजन नहीं हो पाएगा सिलेबस ही हो पाएगा सिलेबस ही होगा इतना चलो मतलब सर भी क्या करें इतना लेट तो फिर भी बहुत ज़्यादा ऑन स्क्रीन में रुकते नहीं है वो 1 मिनट के लिए ओके लिखवाया और खत्म या तो फोटो खींचते लिखो तो जल्दी लिखो आप तो घर पे भी करो बैठ के पढ़ाई करो। बस फिजिक्स लिखो आप तो घर पे करते हो? हाँ बस फिजिक्स थोड़ी बायो और केमिस्ट्री तो हो जाती है है? उसमें रहता है मुझे इस साल पिछले साल कुछ नहीं पता पढ़ लिया? चलो इस पर कल पढ़ते हैं, ठीक है? ये सुनिए वही का बैच स्टार्ट पढ़ा रहे हैं और बायो भी नहीं करवाते हैं हाँ बात भूल जाते हैं